नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। देखिए, स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक बड़ी खबर के साथ। अंबेडकर के नाम छिड़ा है नया संग्राम, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। और इस संग्राम के केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान है, जो उन्होंने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान दिया था। और उस बयान को अंबेडकर का अपमान बताकर विपक्ष ने संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल दिया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आज कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। आज भी संसद में विरोध दर्ज कराएगी कांग्रेस, और वहीं जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस और दलित संगठनों का भी प्रदर्शन होगा। कांग्रेस आज पूरे देश में सड़कों पर उतरेगी, हर राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी। इस बीच बीजेपी भी कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन करेगी। तो यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का आज प्रदर्शन होगा। लेकिन कांग्रेस लगातार देखिए सवाल उठा रही है गृह मंत्री अमित शाह को लेकर, और माफी की मांग कर रही है, इस्तीफे की मांग कर रही है। और अब कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन का ऐलान किया गया है अमित शाह के खिलाफ। संसद में भी आज कांग्रेस की तरफ से विरोध दर्ज कराया जाएगा। इसके अलावा हर स्टेट की कैपिटल यानी कि हर राज्य की राजधानी और जिला मुख्यालय पर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। तो देखिए, संविधान पर पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में चर्चा हुई, और चर्चा इस बात पर हुई कि संविधान की कद्र सबसे ज्यादा कौन करता है। इसी चर्चा के दौरान अमित शाह के भाषण का एक हिस्से को लेकर कांग्रेस हंगामा कर रही है। तो वहीं अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस पार्टी बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। संविधान निर्माता के नाम पर राजनीति का यह घमासान आप इस रिपोर्ट में देखिए। बुधवार को संसद शुरू हुई तो कांग्रेस के सांसद संसद के बाहर नारे लगा रहे थे। हाथों में अंबेडकर की तस्वीरें थी और नारों में एक ही मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे। दूसरा प्रदर्शन देखिए। शाम को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन किया था। केजरीवाल नेतृत्व कर रहे थे। यहाँ दो मांगे थी, अमित शाह माफी मांगे, इस्तीफा भी दें। अब सुनिए कि विपक्ष क्यों गृह मंत्री से नाराज है। उसे क्यों लगता है कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया। अंबेडकर जी के खिलाफ है, उनकी विचारधारा के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। जो कल अमित शाह जी ने कहा था वो भारतीय जनता पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी। बाबा साहब के प्रति कितनी श्रद्धा है, कल अमित शाह जी के भाषण में निकल गया। कल गृह मंत्री ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का घोर अपमान किया। विपक्ष के बयानों में 4 शब्द हैं, संविधान, भगवान, अंबेडकर और अपमान। यहाँ से पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में 1 घंटे 31 मिनट का भाषण दिया था। शाम 6:38 पर बोलना शुरू किया था। 8:09 पर बात खत्म की थी। इसी भाषण में शाम 7:45 पर उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस का बार बार बाबा साहेब का नाम लेना सिर्फ ढोंग है। शाह ने जिस संदर्भ में ये बात कही वो पूरा हिस्सा 3 मिनट 37 सेकंड का था, लेकिन रात 9:19 पर इसका सिर्फ 12 सेकंड का आगे का हिस्सा कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया। कहा गया कि अमित शाह ने अंबेडकर को भगवान से कम आंककर उनका अपमान किया है। कांग्रेस ने जो 12 सेकंड का वीडियो सुनाया वो आप देखिए। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि अमित शाह का ये पूरा बयान एक विशेष संदर्भ में था और 3 मिनट 37 सेकंड का था। आपको पूरा बयान सुनाएंगे, उससे पहले कुछ और देखिए। कांग्रेस ने जैसे ही अधूरे वीडियो के साथ अमित शाह पर अपनी पॉलिटिकल लाइन ली, वैसे ही सोशल मीडिया पर अमित शाह ट्रोल होने लगे। कांग्रेस के एक्स पोस्ट को उसके नेता धड़ाधड़ रिपोस्ट करने लगे। सुबह तीखे बयान आने लगे, फिर संसद के बाहर प्रदर्शन, अंदर हंगामा हुआ। उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया। 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त को आप बोल नहीं सकते हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को
गुमराह कर रहे हैं। अब आप देखें कि अमित शाह की स्पीच क्या थी। कांग्रेस ने जो सुनाया वो फिर से सुनिए और भाषण का जो हिस्सा एडिट कर दिया यानी कि शेयर नहीं किया उसे भी सुनिए। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना, सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साथ अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। हमने आपको 1 मिनट 14 सेकंड का हिस्सा सुनाया है, लेकिन संदर्भ स्पष्ट है कि अमित शाह आम्बेडकर पर कांग्रेस की करनी कथनी में फर्क बता रहे थे, उदाहरण दे रहे थे। कांग्रेस के अधूरे वीडियो के जवाब में जब अमित शाह का पूरा वीडियो शेयर होने लगा, इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि संसद में गृह मंत्री ने डॉक्टर आम्बेडकर के अपमान और SC/ST की अनदेखी का कांग्रेस का काला इतिहास बता दिया है, इसलिए बौखलाई कांग्रेस नाटकबाजी कर रही है। लेकिन पूरा वीडियो सामने आ जाने और पीएम मोदी के बयान के बावजूद शाम को कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर से अमित शाह पर आरोप दोहराए। हम चाहते हैं कि हमारे अमित शाह राजीनामा देना चाहिए और मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में श्रद्धा है तो रात के 12 बजे के अंदर वो निकाल देना चाहिए, उनको ड्रॉप कर देना चाहिए। और कांग्रेस जब पीछे नहीं हटी तो कल शाम 6 बजे अमित शाह खुद बीजेपी दफ्तर पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि एक झूठ की एडिट मशीन है। राज्यसभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में ये जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था, मेरे बयान को AI का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। इस विवाद में टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कांग्रेस ने मंगलवार को ही राज्यसभा में भाषण के वक्त ही हंगामा क्यों नहीं किया, अब क्यों कर रही है। आप इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे और कांग्रेस सांसद नीरज दांगी से वजह सुनिए। ऐसा उन्होंने बात किया तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। LOP ने बोलने की कोशिश करी, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय खड़गे साहब ने जब बोलने की कोशिश करी इस पर, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा जो है आप खड़े होकर के बोल नहीं सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा हर चीज में उन्होंने गलतियां रखी वहां पर, और जब बोलने की बात आई तो बोलने नहीं दिया गया। अमित शाह ने जब खड़गे को टोका वो 6:50 की बात थी, जबकि जिस बयान पर कांग्रेस कल खामोश रही वो रात 7:45 बजे का था। तो देखिए, संसद में अमित शाह की तरफ से जो बयान दिया गया उसका पूरा संदर्भ ये था कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, इसलिए पहली कैबिनेट से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जब देश आजाद हुआ तो पंडित नेहरू ने बाबा साहेब को कानून मंत्री बनने का न्यौता दिया था। बतौर कानून मंत्री डॉक्टर आम्बेडकर की भूमिका की तारीफ पूरी दुनिया में हुई, लेकिन जिस कैबिनेट के वो सदस्य थे उससे उनका मनमुटाव हमेशा रहा था
और नेहरू के साथ भी उनके संबंध सहज नहीं रहे। अपने भाषण में आपने कांग्रेस की निंदा की है और कांग्रेस को तोड़ने की अपील भी। कोई कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा भाषण कैसे दे सकता है? यह बतौर प्रधानमंत्री मेरे ऊपर, उप प्रधानमंत्री के ऊपर हमला है। अगर मिनिस्टर ऐसा सोचेंगे और बोलेंगे तो कैबिनेट की सामूहिक जिम्मेदारी का क्या होगा? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर B.R. आम्बेडकर हिंदू कोड बिल के दो सबसे बड़े समर्थक थे, लेकिन दोनों के बीच हमेशा गहरे मतभेद थे और ये मतभेद इतने बढ़ गए थे कि लोग कहने लगे थे कि बिल पास भी होगा या फिर नहीं। एबीपी न्यूज के शो प्रधानमंत्री में उस वक्त की घटना का पूरा ब्यौरा बताया गया है। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर उस वक्त हिंदू कोड बिल को काफी अहमियत दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस पार्टी और हिंदू रीति रिवाज का विरोध बंद नहीं किया। 1951 के मई महीने में दिल्ली में मौजूद तमाम राजदूतों की मौजूदगी में उन्होंने हिंदू रीति नीति की निंदा की और लोगों से बौद्ध धर्म अपनाने की अपील की। इससे हिंदू कोड बिल पर माहौल और गर्म हो गया। संसद का अगला सत्र सितंबर में होना था। 10 अगस्त 1951 को अंबेडकर ने पंडित नेहरू को चिट्ठी लिखी। प्रिय पंडित नेहरू जी, मेरी तबीयत मुझे और मेरे डॉक्टरों को काफी परेशान कर रही है। इससे पहले कि मैं इलाज के लिए खुद को पूरी तरह से डॉक्टरों के हवाले कर दूं, मैं चाहता हूं कि हिंदू कोड बिल पास हो जाए। देश के पहले आम चुनाव बस कुछ महीनों में ही होने वाले थे। ज्यादातर सांसद डॉक्टर अंबेडकर के रुख से नाराज हो गए थे। प्रधानमंत्री नेहरू के सामने विकल्प घटते जा रहे थे। प्रधानमंत्री को यह तय करना था कि क्या इस कानून को लेकर पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मुश्किल में डाला जाए या फिर सही वक्त का इंतजार करें। प्रधानमंत्री ने सही वक्त का इंतजार करना बेहतर समझा और 26 सितंबर 1951 को संसद में बड़ा ऐलान कर दिया। हिंदू कोड बिल को पास होने को लेकर सदन सब हमारी इच्छा से वाकिफ है। समय कम था, इसलिए हमने बिल को 2 हिस्सों में बांट दिया है। शादी और तलाक, इस बिल को मैंने ज्यादा अहमियत दी है। बहुत सोच विचार कर हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सदन के इस सत्र में इस बिल को पास करना नामुमकिन है। लिहाजा इस सत्र में हिंदू कोड बिल पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। प्रधानमंत्री नेहरू की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। इस ऐलान के साथ हिंदू संगठन तो शांत हो गए, लेकिन कानून मंत्री अंबेडकर ने इसे अपनी साख से जोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया। मैं बिल से शादी और तलाक का हिस्सा अलग करने के लिए इसलिए तैयार हो गया था कि हमारी मेहनत का कुछ तो फायदा हो। परिणाम निकले, लेकिन इस बिल की भी हत्या कर दी गई। ऐसे में मुझे मंत्री बने रहने का कोई अर्थ समझ नहीं आता है। शादी और तलाक संबंधित विधेयक पर 2 दिन तक चर्चा होती रही। फिर प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदू कोड बिल को वापस लेने का ऐलान कर दिया। यह मेरे लिए बहुत बड़ा धक्का था। मैं बिल्कुल हैरान रह गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं हिंदू कोड बिल को इतना महत्वपूर्ण समझता हूं कि अपने मतभेदों के बावजूद मैं मंत्रिमंडल में बना रहा। इसलिए अगर मुझसे कुछ गलती हुई भी है तो भी भलाई करने की नीयत ही रही है। खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि कुलगाम के कद्दर गांव में कुछ आतंकी छिपे हैं। इसके बाद इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। सुरक्षा बलों के घेरे में घिरने से बौखलाए आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। बताया यह जा रहा है कि आतंकियों की संख्या 1 या 2 हो सकती है। इलाके में फिलहाल घेराबंदी है और आतंकियों की तलाश जारी है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। कुलगाम के कद्दर गांव में बताया जा रहा है कि आतंकियों को घेरा गया और 1 से 2 आतंकी वहां पर छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से जारी है। देखिए, मुंबई के समंदर में कल एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ और इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई
और अभी का अपडेट ये है कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। केस नेवी स्पीड बोट चलाने वाले ड्राइवर और अन्य दूसरे लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जाने वाली नाव पर कुल 114 लोग सवार थे, जिनमें से 101 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 13 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नाव हादसा बहुत ही दुखद हादसा, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। 114 लोग देखिए इसमें सवार थे। 101 का रेस्क्यू कर लिया गया, उन्हें बचा लिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और केस नेवी स्पीड बोट चलाने वाले ड्राइवर और जो दूसरे लोग हैं उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 114 लोग इस नाव में सवार थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। 101 लोगों को हालांकि देखिए बचा लिया गया, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। और अभी ताजा अपडेट ये है कि केस दर्ज हो चुका है इस पूरे मामले को लेकर। किस तरीके से देखिए ये बोट बेकाबू हुई और 13 लोगों की जान की दुश्मन बन गई। 13 लोगों ने अभी तक इस पूरे मामले में अपनी जान गंवा दी है। बहुत बड़ा यह हादसा, बहुत दुखद यह हादसा। यात्री नाव से नेवी की बोट टकराई थी, जिसके बाद देखिए 13 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई। कुल 114 लोग इसमें सवार थे। 101 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। ये बोट है ना यहाँ पे बीच समंदर में कुछ वक्त पहले जिस मोटर बोट की रफ्तार का आनंद सैलानी ले रहे थे, वही बोट मातम की वजह बन गई। सैलानियों से लदी बोट गेटवे ऑफ इंडिया से समंदर के रास्ते एलिफेंटा द्वीप की तरफ कूच कर रही थी, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही समंदर में डूब गई। जो वीडियो आप देख रहे हैं वो हादसे से कुछ वक्त पहले हादसे की शिकार हुई नीलकमल नाव से ही बनाया गया है। नीलकमल पर सवार सैलानी समंदर में मोटर बोट की करतब देख रहे थे। तेज रफ्तार बोट समंदर में स्टंट करती है। बोट पर मौजूद लोग इसका मजा ले रहे थे, तभी मोटर बोट करीब आती है और नीलकमल को जोरदार टक्कर मारती है, जिसके झटके कैमरे में भी कैद हो जाते हैं। एक छोटा बोट आया के बड़ा बोट को टक्कर किया। टक्कर के बड़ा बोट का अंदर पानी आया भाई, बड़ा बोट का अंदर पानी आया। बड़ा बोट में लाइफ जैकेट पहनने के टाइम पे पूरा बोट एक साइड पूरा पानी में गया। समंदर में नीलकमल नाव के डूबने से सनसनी मच गई। नेवी की 11 नाव, 3 मरीन पुलिस की नाव और कोस्ट गार्ड की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घायल सैलानियों को निकाला गया। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बोट में यात्रियों को लाइफ जैकेट क्यों नहीं दिया गया और बोट की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा क्यों यात्रियों को इसमें बैठाया जाता है। जो नीलकमल बोट हादसे का शिकार हुई, उसके मालिक का दावा है कि टक्कर मारने वाली बोट भारतीय नौसेना की थी। एक स्पीड बोट त्यांनी एक राऊंड मारला, परत गेली आणि तिने आणून त्या आमच्या बोटीला असं जोराने ठोकलं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से हर रोज हजारों की संख्या में सैलानी बोट के जरिए एलिफेंटा द्वीप पहुंचते हैं, जहां यूनेस्को हेरिटेज गुफाएं हैं। इन्हीं का दीदार करने दूर दूर से सैलानी पहुंचते हैं। तो देखिए ये जो दुखद हादसा हुआ और इसमें जो लोग मारे गए, उनके परिजनों को महाराष्ट्र सरकार ने सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है और ये भी कहा है कि हादसे की जांच नेवी के साथ साथ पुलिस भी करे। मुंबई के पास समुद्र में जो बुचर आइलैंड है, वहां पर नीलकमल नाम की एक जो प्रवासी वेसल थी, उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी।
चलिए आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ में, जहां कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत के मामले में हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। मृतक के चाचा ने जो तहरीर दी है उसके मुताबिक प्रभात कांग्रेस दफ्तर में बेहोश हुए थे, जिसके 2 घंटे के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। तो मृतक प्रभात पांडे के चाचा की तहरीर पर यह केस दर्ज किया गया है। प्रदर्शन के आयोजकों से भी अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। हत्या का मामला देखिए दर्ज किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के मामले में प्रदर्शन के दौरान ये मौत का मामला सामने आया था प्रभात पांडे की, और चाचा की तरफ से जो तहरीर दर्ज कराई गई थी उसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा मामला जो है दर्ज कर लिया गया है। हत्या का केस दर्ज हुआ है इस मामले को लेकर। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत तत्काल विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसमें फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल पर आकर के बारीकी से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो केयरटेकर हैं उनके बयान दर्ज किए जाएंगे, जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको प्राप्त किया जाएगा, उनका विश्लेषण किया जाएगा। इसके साथ ही जो प्रदर्शन का आह्वान करने वाले व्यक्ति हैं और प्रदर्शन में शामिल हुए व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी, उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। तो देखिए, एक तरफ तो हत्या का केस दर्ज हो चुका है इस पूरे मामले में, और दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी जारी है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान प्रभात को चोट लगने से मौत हुई, तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जांच की बात कही है। हमने निदेशक महोदय को कहा तो यहाँ पर ब्रॉड डेड उनको लाया गया था। उनका नाम प्रभात पांडे जी है। पूरी तरह से जो आगे की कार्रवाई है, पोस्टमार्टम और उनको घर तक भिजवाने की जिम्मेदारी हमारी है, उस व्यवस्था के निर्देश हमने दे दिए हैं। मनीष पांडे जी के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है दुख की घड़ी में, और पीड़ित परिवार को न्याय मिले ये हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ से निकले विधानसभा के लिए, तो आगे जो इन्होंने बैरिकेड लगा रखे थे वो कांटों वाले बैरिकेड। इसी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की मार से हमारा एक कार्यकर्ता प्रभात पांडे हो गई, उसकी पूरी तरीके से पुलिस ने उसको मारा है, और उस पुलिस की मार से वो व्यक्ति मरा है। ठीक इसी तरह की घटना असम में हुई है। राजभवन घेराव करते हुए, वहां प्रोटेस्ट करते हुए, वहां पर हमारा एक कार्यकर्ता जो वहां पर भी इन्हीं आंसू गैस और जो आज ये अत्याचारी सरकार बना रखा है भाजपा ने, असम में भी जैसे यहाँ पर योगी जी ने बना रखा है, इसी तरीके वहां भी हमारे कार्यकर्ता मृदुल इस्लाम की भी मृत्यु हो गई। तो असम के गुवाहाटी में भी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ता की मौत हो गई, और भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। कांग्रेस का यह दावा है कि आंसू गैस के गोले की वजह से पार्टी कार्यकर्ता मृदुल इस्लाम की मौत हो गई। तो वहीं पुलिस ये कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह का पता चलेगा। अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं संभल की, जहां पर 46 साल के बाद खुले कार्तिकेय महादेव मंदिर के सर्वे की शुरुआत होने जा रही है, और इसके लिए आज एएसआई की टीम संभल पहुंचेगी। मंदिर के साथ साथ कुएं का सर्वे और कार्बन डेटिंग भी की जाएगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये मूर्तियां कितनी पुरानी हैं। तो एएसआई की टीम सर्वे करेगी मंदिर का और कुएं का, कार्बन डेटिंग भी की जाएगी। ये पता लगाने की कोशिश रहेगी कि ये जो मूर्तियां वहां पर मिली हैं ये कितनी पुरानी हैं। दिल्ली में कुछ समय के बाद चुनाव होने हैं, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी हो गई है। ओवैसी दिल्ली के मुस्तफाबाद में पार्टी के उम्मीदवार ताहिर हुसैन के प्रचार में पहुंचे और विरोधियों पर जमकर बरसे। ओवैसी ने मुस्लिम आरक्षण की मांग कर दी और अपने उम्मीदवार ताहिर हुसैन का साथ छोड़ने के लिए केजरीवाल पर आरोप लगाए। ताहिर हुसैन पहले आम आदमी पार्टी से पार्षद थे। 2020 में दिल्ली दंगे के आरोप में ताहिर अभी जेल में बंद है। दंगे का दाग लगने के बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया।
भारत में सब समाज की लीडरशिप बन सकती है, मगर अगर किसी एक समाज की सियासी लीडरशिप अगर कोई बर्दाश्त नहीं करता तो वो मुसलमानों की सियासी लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंशा और मकसद एक ही है कि हम गुलामी करते रहें, हम भीख मांगते रहें, हम इख्तिदार में हिस्से का मुतालबा ना करें। हम इंसान हैं और जिस तरह हर किसी को अपने समाज की लीडरशिप बनाने का कासिल है, उसी तरह भारत के मुसलमानों को भी अपनी लीडरशिप बनाने का इख्तियार हासिल है। हम क्या दुनिया में इसलिए पैदा हुए कि तुमको जिताएं, तुमको कामयाब करें, और हम वोट तुमको डालें और तुम बीजेपी को रोक नहीं पाते हो। बीजेपी इख्तिदार पर दोबारा आ जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।